नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बारे में, क्योंकि आज सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई और बैठक के बाद तमाम महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को प्रमुखता से आज उठाया गया। कमेटी की ये बैठक थी, हालांकि जो वहां पर नेता थे वो इसे रूटीन बैठक मान रहे थे, लेकिन इसमें तमाम ऐसे मुद्दे थे जो 2024 में खास तौर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते थे। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई और अब उन पे एक बार फिर से चर्चा होगी, डिबेट्स होंगी कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं देश में इस वक्त जिन पर मुसलमान चाहते हैं कि चर्चा हो और चाहते हैं कि सरकार कम से कम भरोसा तो कायम रखें मुसलमानों के साथ। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं और लोग भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद। शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। बहुत स्वागत है फखरुल हसन जी, समाजवादी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमाम वहीद जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, बहुत सारे प्रस्ताव इसमें रखे गए और माना गया कि बहुत सारे प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी जरूरत थी इसकी? जी, आपसे ही सवाल फखरुल जी। देखिए, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है या किसी और धर्म की अगर संसद बुलाई गई होती वो बैठक, हम समझते हैं वो धर्म का मामला है और हम राजनीतिक दल हैं तो हम तो राजनीति पे ही चर्चा कर सकते हैं। धार्मिक मामलों में क्या हुआ ये मैं समझता हूँ धर्म गुरु या धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो उस पर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बैठेंगे अभी कुछ ही देर बाद, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के स्टैंड के बारे में पूछा जाए तो आप क्या इसमें राय देंगे? नहीं, बैठक हुई है, मैं कहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें उनके सामने जो मुद्दे थे उस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस पे बहस की, उन पे क्या निष्कर्ष निकल के आया। क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं, चाहे शरीयत पर हमला की बात कही जाए, बार बार मुस्लिम समाज की तरफ से उठाया जा रहा था कि उनकी शरीयत पर हमला किया जा रहा है। यूसीसी का एक ऐसा मुद्दा है जिन पर वो बहस चाहते हैं, जिन पर चर्चा करवाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि देश के मुसलमानों से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए? आज देखिए, हम तो राजनीतिक दल हैं, हम तो ये समझते हैं कि देश के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और शिक्षा है, तो उन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है। हम 2 दिन 3 दिन पहले देख रहे थे कि सनातन धर्म की धर्म संसद हो रही थी। तो देखिए, ये धार्मिक मुद्दे हैं या धर्म से जुड़े लोग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, राजनीतिक लोगों के मुद्दे अलग हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी के मुद्दे अलग हैं। लेकिन इन सब से निकल के अगर कोई सार्थक बात निकल के आती तो हम उसका स्वागत करते हैं। दोनों ही जगह से धर्म की बात हुई है, धर्म को या सनातन धर्म को या हिंदू धर्म में के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा हुई है। जब राजनीतिक बात आएगी, राजनीतिक चर्चा होगी तो हम उस पर ज़रूर अपना राय व्यक्त करेंगे। और अगर यूसीसी की बात जहाँ तक आएगी तो जब वो मसौदा सामने आएगा तो हम उस पर भी बहस करेंगे, हम उसमें भी देखेंगे कि क्या सही है, क्या बोल पाने की स्थिति में आप नहीं है। एक बार चर्चा चाहते हैं सरकार से, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मुसलमान जो है देश के, वो बार बार बात करते हैं, केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं कि कम से कम जो विश्वास आपको कायम करना चाहिए था मुसलमानों के साथ। बार बार मुसलमान जो नेता हैं, धर्म गुरु हैं, वो भी सवाल उठाते हैं कि न्याय नहीं मिला, वो विश्वास नहीं कायम हो पाया। नहीं तो आज विश्वास कहाँ कायम है? आज का बेरोजगार जो नौजवान है, जिन नौजवानों से वादा किया था, क्या उनमें विश्वास कायम कर पाए? क्या किसानों की आय दुगनी करने का वादा सरकार ने किया था? क्या किसानों के लिए काला कानून सरकार लेके नहीं आई? क्या किसानों को इस सरकार पे विश्वास है? क्या इस देश की वो जनता, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी और सरकार ने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, क्या उन जो जनता है वो महंगाई पे, क्या वो सरकार पे भरोसा कायम कर पाई? तो देखिए, आज चाहे नौजवान हो, किसान हो या महंगाई से परेशान जनता हो, वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब विश्वास और भरोसा नहीं रह गया है। और अब आप देखिए कि जिस तरीके से एक उद्योगपति के साथ सरकार खड़ी हुई है और हमारा LIC और SBI का जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, अब उसका क्या होगा? सरकार उस पर जवाब नहीं देना चाहती। तो एक तरफ तो छात्र, नौजवान और जनता जो महंगाई से परेशान है, उनके सामने तो मुद्दे हैं ही हैं, सरकार के खिलाफ अविश्वास है ही है, लेकिन जो पैसा आपका जमा था, मुद्दे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे जो आज उठाए गए यहाँ पर धर्मगुरुओं की तरफ से, ये मुद्दे ऐसे हैं जो 2024 में सीधा सीधा इम्पैक्ट, सीधा सीधा फर्क, प्रभाव लाएंगे। ठीक है, इस पर एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ हमाम जी से। बहुत स्वागत है सर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए साक्षी जी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है,
ये इनकी हर वर्ष इनकी बैठक होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और इसमें देश के सामने और खासतौर से अल्पसंख्यकों के सामने जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। आज की भी बैठक यहाँ लखनऊ में संपन्न हुई, जिसमें मौलाना अरशद मदनी समेत असदुद्दीन ओवैसी समेत जितने भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे वो सभी आए और चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि 2014 के बाद से बदकिस्मती से हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जिन्होंने देश के जो मानवीय अधिकार होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो सभी सर्वधर्म की बात की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं सर्वधर्म सर्व समाज हमारा है, सबकी बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है और उस चीज को लेकर डरा हुआ सहमा हुआ है, चाहे मुसलमान की बात कर रहे हैं चाहे अल्पसंख्यक समाज को। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी निश्चित रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भारत का एक बड़ा संगठन है, जिसमें सभी समुदाय के, सभी शिया सुन्नी मसलक के हों, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं और वो अलग अलग मुद्दों पे देश में अलग अलग शहरों में इस बात को लेकर चर्चा करते हैं। उसी टाइप की चर्चा आज लखनऊ में हुई। दो चर्चाएं सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे थी, एक यूसीसी पे और दूसरे 91 का जो वर्शिप एक्ट। लगातार आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से जो 91 का वर्शिप एक्ट है उसमें जो प्रावधान है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 3 साल की सजा है। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी में किस तरीके से 91 का जो वर्शिप एक्ट था, जिसमें ये बात कहा गया था, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि 47 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसे हैं, चाहे वो मंदिर की शक्ल में चाहे मस्जिद की शक्ल में, वो उसी तरह रहना चाहिए, उसका कोई उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्ञानवापी के मामले में जिस तरीके से हमारी निचली अदालतों ने उस कानून का उल्लंघन किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों में एक चिंता है जो बहुत बड़ा चिंता का विषय, उसी को लेकर चर्चा है। देश की जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि सभी नागरिकों को साथ लेकर चले और उनको विश्वास प्राप्त करे। लेकिन मोदी जी की जो सरकार है वो देश में नफरत और विभाजन की राजनीति करती है और विभाजन की राजनीति में विश्वास रखती है। इसलिए आज तमाम कौमें, चाहे वो मुस्लिम की शक्ल में है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को डरा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दबाव बनाने की बात निकलकर सामने आ पा रही है और ये मुस्लिम बोर्ड के जो सदस्य हैं, दबाव कहिए या मांग कहिए, ये ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार पर कितना दबाव बना पाएंगे इसका पता चल पाएगा। और लोग भी इस पैनल में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हैं इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ। बहुत स्वागत है स्वामी जी, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके एक कमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, आज चर्चा हुई, मुस्लिम बोर्ड बैठक की तरफ से कार्यकारिणी की बैठक हुई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रकाश डाला गया। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जिसमें चाहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि इस पर अलग से बहस करे सरकार, और अभी फिलहाल वो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। आपको क्या लगता है कि देश अगर सेकुलर है तो कानून अलग अलग फिर क्यों देश में? नहीं, कानून अलग अलग नहीं होने चाहिए देश में, ये बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए एक विधान एक ही कानून सबके लिए लागू होने चाहिए। इसीलिए समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है देश में लागू करना। और निश्चित रूप से कोई भी कानून जो बनता है तो उसमें बहस होता है, उसमें हर पक्ष के लोग जो है अपनी अपनी विचार रखते हैं। पूरे देश की भावनाएं, उसे चूंकि देश को मानना होता है इसलिए पूरी देश की भावनाएं सामने पटल पे आती है। तो इसलिए कोई भी कानून बहस के बाद ही बनते हैं और बनने भी चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समान नागरिक संहिता देश के लिए बहुत ही जरूरी है और ये होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि बिना बहस का तो कुछ बनेगा ही नहीं, बिना बहस का तो कोई भी कानून नहीं बनता। तो इसलिए बहस होकर के और उसको एक सबकी सहमति से राष्ट्रीय हित में, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है, यानी कि आप चाहते हैं इस पक्ष में एक विधान बने, एक कानून बने, एक मसौदा लोगों के सामने लाया जाए, उस पर चर्चा हो, तब चीजें सामने लाई जाएं। हाँ, चर्चा तो होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, यह समान नागरिक संहिता ऐसा नहीं कि या जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सब चीजें ऐसा नहीं कि किसी लेकिन आरोप तो देखिए सरकार पर लगता है कि ये चीजें थोपी जा रही है। मुसलमानों का ये आरोप है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या?
स्वाति जी देखिए ऐसा है, मुस्लिम नेता और खास तौर से जो असुद्दीन ओवैसी है ना, ये जानबूझ के विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। सरकार की, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार की अधिकतर योजनाओं का लाभ सीधे मुसलमानों को मिलता है और मुसलमान भाइयों को, बहनों को, सबको मिलता है और किसी प्रकार का भेद नहीं, बल्कि हिंदुओं के साथ अन्याय होता है। हिंदू जितना बहुसंख्यक है उतना हिंदुओं को लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, जब समान नागरिक संहिता की बात आती है, तो इस पे राजनीति मुस्लिम नेता करने लगते हैं और उनको उसी जो है नफरत की जो राजनीति है ना, उसी पे उनकी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, तो उसी से उनकी रोटी पानी चल रहा है, तो उनका स्वभाव है। लेकिन जो आम मुसलमान है वो समझ रहा है। आज देखो ना, मुसलमान जो पाकिस्तान में है वो तो रो रहे हैं आज, अब आटे के लिए, रोटी के लिए बेचारे मोहताज है, परमात्मा उनको सब कुछ दे, लेकिन फिर भी वो परेशान है। आप देखो ना, वो एक मैंने वीडियो देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि भारत के तो मुसलमान सबसे अच्छे हैं, और वास्तव में है, क्योंकि यहाँ पे सरकारें सब कुछ, हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थी मनमोहन सिंह जी कहते थे कि हमारे संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुस्लिम को है। इतनी जो भारत में जितना अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण और सहयोग और संविधान जो संवैधानिक तरीके से लागू होता है योजनाएं, वो सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक को मिलता है। अब आप देखो ना हिंदुओं का क्या हाल है पाकिस्तान में, आप देखो और देशों में हिंदुओं का क्या स्थिति है। तो देश दुनिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को यहाँ पे संरक्षण है और सुविधाएं हैं, इस बात को समझ रहे। लेकिन इनके नेता जो है ना, वो नफरत की राजनीति करते हैं, वो जानबूझ करके विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हम पे अन्याय, हम पे अत्याचार। अब देखिए मस्जिद की बात हुई, लाउड स्पीकर की भी, तो 5 वक्त की होती है, लेकिन उसके साथ मंदिरों का भी उतार दिया गया। मस्जिदों का तो वैसे के वैसे रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिरों का लाउड स्पीकर उतर गया। लेकिन वो चिल्लाएंगे कि जी हमारे लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। तो ये कई बार विक्टिम कार्ड खेल करके उनके भी तो उतारे गए चक्रपाणी जी। ना उनके उतने नहीं उतारेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ, वो मंदिरों पे अभी तक उसी तरह मंदिरों पे लगा, जैसे उतार दिया गया तो फिर दोबारा लगा नहीं, उसी तरह है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको समझना होगा हमें। और निश्चित रूप से ये इन मुस्लिम नेताओं को जो, अब देखिए, अब असम में जो है छोटी बच्चियों को जिस प्रकार से शादी हो रही है, उसके खिलाफ वहाँ की सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है कि भाई किसी भी हर बच्ची को जीने का अधिकार है, तो वो उसके सरकार के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अरे ये तो बच्ची चाहे मुस्लिम की हो, हिंदू की, कोई भी नाबालिग बच्चियों की विवाह क्यों होगा भाई? वो तो बच्चियों की जीवन से संबंधित है। लेकिन नहीं, उस पर राजनीति करनी है, नहीं जी सरकार ये तो गलत कर रही है, वो तो जो है शादी जो हो गया। ऐसे नहीं होता ना, कानून तो सबके लाभ के लिए आपके पास मैं आऊंगी चर्चा में। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। देखिए, ये भेदभाव कहाँ से आया, इनको कहाँ से पता चलता है, कहाँ से आंकड़े लाते हैं कि मुसलमानों को क्या मिलता है या दूसरे धर्म के मानने वालों को क्या मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात इस बात को समझना चाहिए कि देश का मुसलमान, वो आप उसको कहीं से पाकिस्तान का उदाहरण या दूसरे मुस्लिम मुल्क का उदाहरण दे के मत समझाइए। इस देश का मुसलमान, भाई साहब, नहीं, उदाहरण इसलिए भाई साहब आदरणीय कि देना पड़ता है ताकि वहाँ पे देखिए ना हिंदुओं की भाई साहब क्या स्थिति है। नहीं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश पे नहीं, क्या स्थिति है। आपको आप यहाँ पे देखिए क्या कितनी अच्छी व्यवस्था है मुस्लिम। अरे साहब, आप भाजपा के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? आप देखिए, आप धर्म गुरु, मैं बस्ता सम्मान आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने धर्म की बात कीजिए। आप ये मत बताइए कि कहाँ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो इस देश की जनता देख लेगी। नहीं, माननीय जी, मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, अब ऐसा नहीं है, जब जो हम विचार तो रखेंगे ना, नहीं, विचार रखिए आप। अरे आप धर्म गुरु हैं, आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता थोड़ी हैं। आपको तो अपने आप धर्म, मैं बहुत सम्मान आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना। चक्रपाणी महाराज जी, बहुत धैर्य से सुना। देखिए, इस वक्त एक विषय पर और चर्चाएं हो रही है, वो है सनातन। और देखिए, धर्म गुरु जो है अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए, वो लगातार इस पर अपनी राय रख रहे हैं। चौपाइयों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, सनातन पर भी चारों तरफ चर्चा हो रही है। इस पर भी एक टिप्पणी आपसे लेंगे। देखिए स्वाति जी, ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश से भगवान श्री राम और कृष्ण की धरती है, गोस्वामी तुलसीदास स्वयं उत्तर प्रदेश से थे। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो महाकाव्य बना, और उसपे इतनी ये राजनीति की गिरता हुआ स्तर है कि उसको लेकर के उसकी भाव को समझा नहीं। और गोस्वामी जी तो उस जिसे शूद्र गवार ढोर पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी जो लिखा, वो उन्होंने थोड़े बोला, वो तो समुद्र ने बोला। और उसका मतलब ये नहीं ताड़ना मतलब मारना, उसका मतलब शिक्षा होता है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। तो बिना
जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना होती है वो भगवान को इसी तरह देखता है। तो ये अपनी राजनीतिक उल्लू सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में तो ऊंची नीच का कहीं भेद है ही नहीं है। वो भगवान श्री राम कभी सबरी के जूठे बेर खाते हैं, जो केवट राज को गले लगाते हैं, वो इनको दिखाई नहीं देगा। तो वो दिखाई ये देगा कि देखो जी ये क्या लिखा है। तो ये कहने का मेरा मतलब जानबूझ करके राजनीतिक लोग धार्मिक टिप्पणियां इसलिए कर रहे हैं कि वोट का बंटवारा हो। अरे हमारे यहाँ तो शास्त्र का है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, कर्म से उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी बनता है। तो इसलिए और वर्तमान परिस्थिति में तो हर अब सब कुछ व्यवस्थाएं अलग सी हो गई है। शिक्षा जो अध्ययन कर रहा है सब वो है, जो सीमाओं की रक्षा करता है वो क्षत्रिय। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस डिबेट में, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत स्वागत है संजय चौधरी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है संजय चौधरी जी। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए और बहुत खास मुद्दे, चाहे यूसीसी हो, शरीयत पर हमला करना हो, धर्म परिवर्तन हो, ज्ञानवापी मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और देखिए एक सवाल यहाँ पर इसलिए भी बहुत जरूरी है, बार बार ये बातें कही जाती हैं मुसलमानों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, कि आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, सवाल यहाँ पर यह है, क्या विश्वास कायम नहीं कर पाई आपकी सरकार? संजय जी देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है इस पर जानना बहुत जरूरी है। ये एक एनजीओ है जो देश में काम करता है और इस तरह के 3 एनजीओ काम करते हैं। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है और एक मुस्लिमों का महिला पर्सनल लॉ बोर्ड है। इस तरह के 3 एनजीओ मुसलमानों के हितों में काम करते हैं, ये वो खुद कहते हैं। लेकिन जिस एनजीओ की आप बात कर रही हैं, आप याद कीजिए कि मुस्लिम स्त्रियों को जब गुजरा भत्ता देने का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मुस्लिम विधवाओं को गुजरा भत्ता मिलना चाहिए उनको जीवन जीने के लिए, तो मुस्लिम महिलाओं के इस अधिकार के खिलाफ कौन गया? यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यानी कि मुस्लिम स्त्रियों के आगे बढ़ने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसके खिलाफ ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता है। दूसरा एक डिसीजन होता है कि मुस्लिम स्त्रियों के लिए 3 तलाक की व्यवस्था कानून सम्मत नहीं है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके आधार पर निर्णय हुआ। तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम स्त्रियों के खिलाफ जाता है और कहता है कि नहीं 3 तलाक होना चाहिए, ये इसके खिलाफ जाता है। बात नंबर 4, जब राम जन्मभूमि का निर्णय आता है और मुसलमानों को मस्जिद दे दी जाती है, तब यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि नहीं, ये मस्जिद हमें स्वीकार नहीं है। यानी कि मस्जिद भी उनके लिए स्वीकार नहीं है, महिलाओं का हित भी स्वीकार नहीं है, महिलाओं का गुजरा भत्ता भी स्वीकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के एनजीओ पर बात यानी कि ये बताइए संजय चौधरी जी, यानी कि जो मुद्दे हैं, अगर लग रहा है उनको उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर वो मुद्दे उठा रहे हैं अपनी तरफ से, तो क्या वो मुद्दे भी नहीं उठा सकते इस देश में? नहीं, कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? वो मुद्दा उठा रहे हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात भारत के संविधान में लिखी हुई है। आप बताइए, क्या भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता पर बहस होनी चाहिए? क्या भारत के अंदर इस बात पर बहस होनी चाहिए कि हमारे आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, जब बीजेपी से ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं तो फिर आप संविधान की दुहाई देने लगते हैं। देखिए ये कभी-कभी आप आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पर कि वो संविधान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी गुजारिश के साथ, संविधान में दिए हुए विषयों पर जिसमें भारत की संविधान सभा बहस कर चुकी हो, उन मुद्दों पर भी क्या बहस होनी चाहिए? क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता पर बहस होनी चाहिए? लोकतंत्र पर बहस होनी चाहिए? भारत के विकास पर बहस होनी चाहिए? मुझे लगता है कि संविधान में जो संविधान सभा ने कह दिया है, 15 सेकंड अपनी बात कंप्लीट की। संजय जी, एक कमेटी बनी थी आपकी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसने 2018 में, अगस्त 2018 में रिपोर्ट दी थी यूसीसी पे। वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि आप बिना पढ़े डिबेट में बैठ गए, इसलिए आप संविधान और दूसरी बातें कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। नहीं,
अरे आप अपनी रिपोर्ट तो अरे आपने सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, अरे कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट तो पढ़िए। अरे वो हम पढ़ लेंगे। अरे भैया, अरे संजय जी पढ़िए तो। अरे अपनी सरकार की रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे आप? अरे आपने कमेटी बनाई थी, ये समाजवादी पार्टी है, दूसरे दलों ने कमेटी नहीं बनाई थी, उसकी रिपोर्ट तो पढ़ेंगे। अरे उसकी रिपोर्ट तो पढ़ेंगे। डॉक्टर उस मतीन रिपोर्ट में क्या लिखा है पता है आपको? प्रदेश नहीं, अध्यक्ष आपको मुस्लिम रिपोर्ट में पता है क्या बहुत लिखा स्वागत है है? आपका मतीन इसलिए जी। कहता हूं तैयारी मतीन करके आया जी, कीजिए। आपको क्या लगता है कि आज बहस हुई, हमें संविधान तमाम नहीं चीजों पता पर है। चर्चा आप हुई, लोग राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी पढ़ा की कीजिए, बैठक भारतीय हुई, जनता पार्टी को आपको संविधान क्या नहीं पढ़ना लगता बहुत है जरूरी कि है। यूसीसी आप भूल मुसलमानों गए के संविधान। खिलाफ एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह यूज किया जा रहा है? मतीन जी आपकी आवाज सुन नहीं पाया, अभी पहले जो बहस हो रही थी। हाँ, आप बताइए, जरा सवाल कर लीजिए। देखिए आज कार्यकारिणी की बहस बातचीत हुई, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अक्सर धर्मगुरु बोलते रहते हैं, चाहे यूसीसी का मुद्दा हो और चाहे वक्फ की संपत्तियों का मामला हो, ज्ञानवापी से जुड़े मुद्दे हो। मुस्लिम चाहते हैं कि देश में सरकार इस पर बहस करे। देखिए, ये तो एक रूटीन मीटिंग है, जिसको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इस मौजू पे डिबेट ही क्यों हो रही है। भाई हमारे अपने घर का मामलात हैं, हम देख रहे हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे क्या खाना है, कैसे हमारे साथ जो मामलात हो रहे हैं हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात का एहसास हुआ कि भाई ख़वातीन की ज़्यादा नुमाइंदगी होना चाहिए हर सेक्टर्स में, उनके जैसे मर्द इंचार्ज होते हैं वैसे वो भी होना चाहिए। तो उस बात को वो कर रहे हैं, उसमें किसी दूसरे लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही। भाई इंटरनल मीटिंग हो रही है कि कैसे हम अपलिफ्ट करें, हम समाज में कैसे हमारी ख़वातीन की तालीम से आरास्ता हो और उनको एक आइडियल मिल जाए कि हमारी जो पढ़ी लिखी उसमें बहुत लड़कियां हैं। महत्वपूर्ण, इस कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण लोग शामिल है, चाहे ओवैसी की बात कर ली जाए, अरशद मदनी की बात कर ली जाए, और अगर वो कोई बात कहते हैं तो देश सुनता है उस बात को। और 2024 में भी निश्चित तौर पर वो मुद्दे बहुत इम्पैक्टफुल रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। ये सवाल है भाई, हम कह रहे हैं ये बीजेपी के लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। भाई हम इंटरनल मीटिंग कर रहे हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें इनको क्यों परेशानी हो रही है, काहे के लिए इनको पेट में दर्द हो रही है? ठीक है संजय चौधरी जी, वो कहते हैं कि इनके घर का मुद्दा है, इनका पर्सनल मुद्दा है, इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है या किसी और पार्टी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? ठीक है, जवाब हमें कोई ऑब्जेक्शन, हमें इस बात का ऑब्जेक्शन है कि शुरू से मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो नजरिया है वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को जब गुजरा भत्ता देने की बात आई तो इस देश में किसने विरोध किया? विरोध करने वाला तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। यानी कि जिस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं को और सशक्त बनाने की बात थी, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की बात थी, उनके सामाजिक स्तर को बढ़ने की बात थी, उसको रोकने के लिए कौन आया? तो उसको रोकने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया। मुस्लिम महिलाओं के हित में अगर निर्णय है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, उस 3 तलाक होना चाहिए, इस निर्णय के लिए आगे कौन आया? इसका विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि के निर्णय में मुस्लिमों को इबादत करने के लिए मस्जिद देती है तो इसके विरोध में कौन आया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया। यानी कि नाम तो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिमों के हित के लिए काम करेगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा मुस्लिमों और खास तौर से मुस्लिम गरीब बेवा महिलाओं के खिलाफ निर्णय करने की इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रीति नीति नियम निर्देश सिद्धांत रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा मैं नहीं ये करना समझता चाहिए। हूँ कि पूरे भारत में जितने भी मुसलमान हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, 99.9% वो शरिया को फॉलो करना चाहती हैं। मुसलमानों के जो शरिया ने उनको राइट्स दिए हैं, जो संविधान में उनको अधिकार दिए हैं, उस पर वो चलना चाहते हैं। गुजारा भत्ता वाले भाजपा के लोग हैं जो गुजारा भत्ता की बात करते हैं और ये सब बात करते हैं। जो फैसले हुए हैं वो सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो एडमिटेड है। कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने एडमिट किया है कि वहाँ बाबरी मस्जिद की जगह पे कोई भी मंदिर वगैरह नहीं था, फिर भी वो एक हुक्मनामा जारी हुआ है, उस पर डिस्कस नहीं कर सकते क्या हम? मुस्लिम विधवाएं गई,
क्या उस पर डिस्कस नहीं कर सकते? अरे आप वो हैं जो विधवाओं की पेंशन बंद कर दी आपने। आप भाजपा की वो सरकार है मौजूदा टाइम में जो विधवा पेंशन थी वो बंद कर दी आपने। मुसलमान महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, आम महिलाओं की वो कर दी। ये आप महिलाओं के दुश्मन है, आप महिलाओं तुरंत की बात करते हैं आप बताइए कितने महिलाओं की पेंशन दे रहे हैं आप? कितनी महिलाओं की पेंशन दे रहे हैं? ओल्ड एज वाले जो महिलाएं थी उनको पेंशन बंद कर दी। आप आम महिलाओं को उसके साथ आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं। आप आ रहे हैं मुसलमानों की बात करने की बात कर रहे हैं। आम बताइए कितनी महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं? पुरानी जो सारिका पेंशन योजना थी क्यों खत्म कर दी? क्यों आपने बूढ़े औरतों की जो पेंशन थी वो बंद कर दी? कितने महिलाओं की पेंशन बंद कर दी आपने? बात करते हैं आप आकर के मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी करेंगे, पसमंदा बोर्ड पर आकर के टिप्पणी करेंगे। अरे चक्रपाणी महाराज जी आपके मुंह पे पड़ेगा वही थूक आकर के। बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि शरिया पर हमला होता है, शरीयत पर हमला होता है देश में। लगातार ये मुद्दा भी उठाया गया है बहुत ज्वलंत मुद्दों के साथ। चक्रपाणी महाराज जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अभी मतीन खान जी क्या बोल रहे हैं। सभी औरतों के लिए बोल दिया कि ये जी सरिया चाहती है, सरिया कानून चाहती है। इनके अंदर खुद गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। पीएफआई ने जो देखा था और जिस पीएफआई पे प्रतिबंध लगा। रुकिए, मुझे बोल लेने दीजिए भाई, अरे डिबेट की याद मत करो। देखिए मतीन खान जी, डिबेट की याद मत करो भाई मेरे आदरणीय, अरे माननीय मतीन खान जी, अरे मेरे माननीय मतीन खान जी, आपको ऐसे आपको टीवी जिहाद नहीं करना चाहिए। बोलने दो मुझे, बताओ मेरे ही हिंदुस्तान में आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अभी इनको चुप कराइए, कम से कम सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। हमारे आदरणीय मतीन खान जी बोलने दो भाई। हमारे हिंदुस्तान में हमें अभी नहीं बोलने दे रहे हो। अभी अपने को कहोगे अल्पसंख्यक, क्या दुर्भाग्य की बात है। सभी का है। नहीं, वो तो सभी कहा ही, हमारे मतलब हम सबके मैं बोल रहा हूँ। मतीन खान कुछ भी समझे, लेकिन अब बताइए हिंदुस्तान में बोलने नहीं दे रहे अभी तो सवाल कर रखा है उस गजवा हिंद में। अरे नहीं, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, हमारे में हम होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बोल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में आप हमें नहीं बोलने दे रहे। देखिए, मूल विषय यह है कि इस देश की जब कानून यहाँ पे जब 3 तलाक के खिलाफ बना तो उस पे भी ये चिल्लाने लगे मतीन खान जी, और तमाम मुस्लिम संस्थाएं चिल्लाने लगी। और सरिया कानून की बात कर रही है, सरिया कानून की बात यहाँ पे कर रहे हैं। यानी गजवा हिंद बनाने का स्वप्न इन्होंने देख लिया पूरी तरह कि कैसे गजवा हिंद बनाया जाए देश को। पीएफआई वाला स्वप्न इन्होंने भी देखा है। सवाल इस बात का है कि जब तक दिमाग से ये गजवाए हिंद और सरिया कानून नहीं हटेगा और संविधान दिमाग में इनके नहीं आएगा, तब तक समस्या पैदा होती रहेगी। और दुर्भाग्य है मुस्लिम समाज का कि ऐसे नेता जो भड़काने वाले लोग हैं उन्हीं को नेता मान लेते हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे तमाम हो, चाहे हमारे मतीन खान साहब जैसे लोग हों, जो उनको सपना दिखा देता है कि गजवा हिंद बन जाएगा 2047 तक। तो इसलिए लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि सरकार को सख्ती से कानून लागू करना चाहिए। मुसलमानों के हक हुकूक से जुड़े हुए। ठीक है मैडम, चक्रपाणी महाराज जी ये गजवा हिंद लेके कहाँ से ये तो बता दीजिए कम से कम देश। अरे कम से कम मतीन जी आज तो अपने लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठा लीजिए। आज मैं बात कर रही हूँ हक हकूक की और आप पॉलिटिकल डिबेट पर आ रहे हैं। आज तो कम से कम हक हकूक पर बात कर लीजिए मतीन जी। आप क्यों हमारे हिंदू ठीक है, जवाब दे रहे हैं कांग्रेस नेता हमाम वैद जी। जी, मैं संजय चौधरी जी की बातों का जवाब देना चाहूँगा। विशेष रूप से इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो ये कि मस्जिद इन लोगों ने नहीं लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक संस्था है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश नहीं चलाता, देश संविधान से चलता है। कौन लिया कौन नहीं, हाँ विरोध करने का अधिकार, अपनी बात का रखने का अधिकार एक अलग चीज़ है। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का मामला है, कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया था कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है तमाम मुसलमानों ने उसको सम्मान किया। जो हमें मस्जिद दी जा रही है, हम मस्जिद हमें नहीं चाहिए। लोगों की जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो मत है वो ये कि हमें मस्जिद नहीं चाहिए दूसरी जगह। हमें हमारी जो लड़ाई थी वो हमारी बाबरी मस्जिद की बचाने की लड़ाई थी। अब हमें आप दूसरे स्तर पे मस्जिद दे रहे हैं। 5 एकड़ जमीन क्यों ले लिया, वापस कर दे। मैं तो कह रहा हूँ, मैं लेने और देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों ने लिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका इख्तिलाफ किया, मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसने एक्सेप्ट किया। मैं इसमें नहीं जाता हूँ कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ संजय चौधरी ले लिया फिर वो विषय खत्म हो गया ना। जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, उनको भी 5 एकड़ फ्री फंड में दे दिया,
हिंदुओं ने भी तो विरोध नहीं किया भाई। बिल्कुल हिंदुओं ने न्यायालय भी विरोध किया, मैं तो किया। कहा भारत का मुसलमान मुसलमानों को नहीं न्यायालय दिया है। को मानता है, संविधान को मानता है, संविधान न्यायालय ने दे दिया। अरे हमने संविधान उसको फखरुल ऐसे हसन जी, किया। लेकिन संविधान- अगर किसी ने उसका संविधान विरोध किया तो संविधान क्या? उस समय कहाँ दूसरी चला जाता है बात जो संजय जी, देखिए राजस्थान में चर्चाएं करेंगे, पहले भी एक हो बार को जिहादी चुकी हत्या हैं, कर चर्चाएं देते हैं। सिफर ही रही हैं, मानना नतीजे सिफर ही रहे हैं। फखरुल हसन जी। नहीं, संविधान उस समय कहाँ चला जाता है जब राजस्थान में कन्हैया कुमार की देखिए सर, सरेआम बात हो रही है जिहादी हत्या मुसलमानों के कर हक देते हैं, की, वीडियो क्योंकि बनाते हैं, लगातार केंद्र कमलेश पर तिवारी आरोप की हत्या लगता कर है देते हैं। उपेक्षा का, चाहे दोषी 3 तलाक का आपकी मुद्दा हो तरह थोड़ी नहीं या है। और भी मुद्दे हो, लगातार केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगते हैं, बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप देखिए- लगाए जाते हैं वक्त वक्त पर। देखिए, मैं तो संजय जी बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। अभी बहुत से कोर्ट कचहरी की बात आई, तो हम तो इस देश के नौजवानों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों की बात करेंगे। मैं समझता हूँ बीपीएड डिग्री धारक हैं, वो यहाँ हाईकोर्ट की बेंच से अपना मुकदमा जीत के गए। अब संजय चौधरी जी को बताना चाहिए कि नौजवानों से भारतीय जनता पार्टी की क्या दुश्मनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए उस फैसले को चुनौती देने। क्यों नौजवानों के रोजगार से आपको दुश्मनी है? इसी उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्र आते हैं, अनुदेशक आते हैं, उन नौजवानों से आपकी क्या दुश्मनी है? क्यों उन्हें आप कोर्ट कचहरी में झगड़ा करा रहे हैं? देखिए, संजय चौधरी जी को धर्म का मुद्दा सूट करता है, आप इनसे धर्म पर चर्चा कर लीजिए। साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, किसी यहाँ आज किस धर्म पर चर्चा हो रही है, लेकिन जैसे ही मुद्दों की बात करो, मैं तो पूछ रहा हूँ आप नौजवानों के खिलाफ क्यों कोर्ट जा रहे हो? अरे छोड़ दो ये हिंदू मुसलमान क्या मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों से कुछ नहीं मिलने जा रहा। हम तो पूछना चाहते हैं नौजवानों से आपकी क्या दुश्मनी है? और ये महंगाई फखरुल बढ़ाई है हसन जी, आपने बड़ी जो माफी के साथ एक बात का जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर उन्होंने कुछ अंशों को विवादित बताया है और बहुत सारी बातों का जिक्र आपको पता ही होगा, उस पर भी आपकी एक टिप्पणी ले लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, पहले दिन से कहा, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो बयान आया तो उस बयान को देते हुए भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये बात कही कि ये मेरा निजी बयान है, और समाजवादी पार्टी ने भी स्पष्ट कहा था कि वो मेरा बयान नहीं है। हम तो आपने इस बात को आगे बढ़ा दिया, तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के चुनाव में किसने पवन पुत्र हनुमान जी की जात बताने का काम किया था? क्यों धर्म गुरुओं ने उस पर आपत्ति नहीं की? क्यों कोई बहस नहीं हुई? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने माता सीता के लिए क्या कहा था? क्यों नहीं धर्म गुरुओं ने कोई बात उठाई? संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्हीं ने भगवान राम के लिए किस शब्दों का इस्तेमाल किया? क्यों नहीं धर्म गुरु उस पर आवाज उठाते? देखिए, लेकिन यहाँ पे सूत्र एक वाले पक्षी जो नहीं, पोस्टर चस्पा किए गए आपकी पार्टी के बाहर, उससे अखिलेश यादव ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्वाति जी, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि एक पक्ष की बात क्यों होती है? अगर धर्म पे ही बहस होनी है, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं या उनके नेताओं की तरफ से कोई बयान आया है, प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब ही नहीं था। बिहार से शुरू हुआ मामला बिहार पर ही मैं जो खत्म कहना हो चाह जाने रहा देना हूं, चाहिए मैं था। जो कहना चाह और रहा हूं, उसके बाद आप उनको इनाम भी दे देते हैं, सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं, तो स्वाति क्या जी, मैसेज जाएगा? स्वाति जी, तो संजय निषाद क्यों मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं? हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि भगवान राम के बारे में बोलने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बना हुआ बैठा हुआ जला दी जाती है। देखिए, देश का आम जनमानस नहीं, वो तो जुड़ा हुआ है किसने जला दी? रामचरितमानस से। किसने जला दी? नब्ज जुड़ी हुई हमारे देश में। किसने जला दी? स्वाति जी, किसने जला दी? जिन लोगों ने जलाई है, क्या वो संगठन, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है? वो देश का कानून है, वो अपना काम करेगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी को क्यों दोषी ठहरा रही हैं आप? और देखिए, आप ही की पार्टी के जो दो धड़े हैं, इस पर समान विचारधारा नहीं रखते। कुछ लोग उनके इस विचार का समर्थन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। नहीं, शिवपाल यादव ने भी सामने आके कहा कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी तो बहुत कुछ कह देती है साहब। नहीं, तो मैं तो पूछता हूं कि दूसरे जो मैंने आपको बयान गिराए उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? क्यों धर्म गुरु चुप है? संजय चौधरी जी निषाद जी का जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी देखा था, सभी ने वो वीडियो देखा था, और बार बार हनुमान जी की जो जाति की बात की जाती है, उस पर भी आप लोगों को बयान देना चाहिए। जब सवाल उठाने का अधिकार है तो जवाब देने का भी अधिकार आपको होना चाहिए सर। संजय चौधरी जी, हनुमान जी के बारे में लोगों का है कि वो वनों में रहते थे, वो गिर पर रहते थे, तो वनवासी गिरवासी लोगों को भगवान राम ने गले लगाया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। राम तो सभी को गले लगाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है।
मैं डेट के अरे साथ, संजय जी, जगह के साथ, संजय जी, आपको संजय जी सुनिए, रुकिए, सुनो, रुकिए सुन लो संजय जी, मेरे भाई, रुकिए, आपकी बात अरे को रुकिए, सुन रहा था, मेरी अरे बात रुकिए, को संजय सुनिए और निषाद पे मेरे आ रहे हैं बात के अभी, जवाब देने अभी की संजय कोशिश निषाद पे आ रहे हैं, आपके मैं डिप्टी सीएम का आपको जो सुन बयान था रहा उस पे आ रहे अरे हैं। मुझको भी कहां सुन लो कहां मेरे से बच भाई। के निकलिएगा, सुन तो लो, कोई रास्ता सुन नहीं तो लो मिलेगा। मेरे भाई। ये अरे एक सुनिए, पक्षी सुनिए, एक पक्षी बात करना सुनिए बंद मेरे कर दीजिए। भाई। ये अरे चर्चा सुनना- एक पक्षी नहीं सुनना होगी। तो सीखो अगर मेरे स्वामी भाई। प्रसाद मौर्य पे बोलते चर्चा हुए कीजिएगा बहुत तो उन अच्छा तीनों लगता बयान है, पे चर्चा लेकिन करनी सुनोगे पड़ेगी। नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये आपको जो सुनो, सूट करता हो सुनो, मुद्दा अरे वो उठा सच लीजिए। बहुत संजय कड़वा निषाद होता पे हम है, कुछ विषय नहीं पर आ कहेंगे, जाइए। दिनेश शर्मा मूल के विषय पर आ बयान पे हम जाइए। कुछ नहीं मूल कहेंगे, विषय पर आ मुख्यमंत्री जाइए। जी के बयान पे हम कुछ नहीं कहेंगे। सुन लो हमें मेरे अगर भाई। कुछ ये कहना जो है चर्चा तो का स्वामी विषय प्रसाद बहुत मौर्य के ब्रॉड बयान पे है कहना और है। इस पे अरे साहब ये अलग दोहरा अलग मापदंड चर्चा क्यों है। है? इस पर ये दोहरा चर्चा का मापदंड जो क्यों दायरा है वो बहुत बताइए अनंत ना। है। संजय निषाद को कब अरे कब सुन मंत्रिमंडल तो से लो बाहर मेरे कर रहे हैं? भाई। अरे सच बहुत कड़वा होता है बहुत और कड़वा सुनने होता के लिए है, वही तो कलेजा मैं कह रहा चाहिए। हूँ। और बहुत अगर कड़वा कलेजा होता है, नहीं बहुत तो कड़वा सच होता है नहीं सुन सच। सकते। आप मंत्रिमंडल अलीगढ़ में में संजय निषाद को समाजवादी रखे पार्टी रहेंगे, की महिला ये मोर्चा सच की बहुत अध्यक्ष कड़वा है। मुबीना आप खानम, संजय निषाद को मुबीना निकालने खानम की को हिम्मत 12 नहीं घंटे आपकी। के अंदर आपने भगवान हटा राम दिया। पे क्यों? टिप्पणी करने क्योंकि वाले को उसने निकालने की इस्लाम हिम्मत के नहीं है। विपरीत ये जाकर दोगलापन टिप्पणी है की भारतीय थी। जनता तो पार्टी की इस्लाम के सरकार का। खिलाफ अगर अच्छा, समाजवादी ये पार्टी की दोगलापन है महिला भाजपा चौधरी जी। सरकार का। अलीगढ़ की आप अध्यक्ष अगर कोई ठीक है, आदमी संजय है, चौधरी जी, तो एक आप सवाल है। 12 घंटे और इस में देश पद से के निकाल इस देते हो। देखिए, कहते देश हो में- उसने सनातन धर्म के 99 मानने में वालों की ऐसा मुद्दा आस्था है आस्था पे चोट पहुंची है। संजय निषाद के बयान पे, डिप्टी सीएम के बयान पे देते हो। आपको उन पर बड़ा कार्रवाई देते करनी हो। चाहिए, ये उन पे दोहरा कार्रवाई करनी रवैया नहीं चाहिए। चलने और आप वाला। बताइए कि दोहरा संजय निषाद रवैया का नहीं भारतीय चलने जनता वाला। पार्टी के एक भारतीय सा जनता रवैया पार्टी रखना सरकार पड़ेगा। के मंत्रिमंडल संविधान से के बाहर प्रति होंगे। विश्वास रखना आप बताइए पड़ेगा। ना कब बाहर सबके होंगे, प्रति विश्वास कब रखना बाहर कर रहे पड़ेगा। हैं आप? और इसी अरे आधार कब बाहर कर रहे हैं बाहर का भी विरोध बताइए। करते हैं। संजय और निषाद इसी कब आधार बाहर हो पर रहे हम मुस्लिम मंत्रिमंडल से? पर्सनल लॉ बोर्ड का भी अरे विरोध करते छोड़ हैं। दीजिए, क्योंकि ये संविधान मुस्लिम की पर्सनल लॉ मंशा बोर्ड, के धर्म अनुरूप संसद एक छोड़ सा दीजिए। व्यवहार, इन सभी सब के का कोई प्रति मतलब समान नहीं है। व्यवहार, अगर सभी आप के इन बातों पे प्रति जवाब आगे ही नहीं बढ़ने देना की चाहते बात तो अगर बहस से नहीं क्या मतलब करेंगे है? तो यह देश का भला नहीं होगा। और मुझे लगता है कि सुनना सीखिए मेरे भाई, सच बहुत कड़वा होता बहुत है। कड़वा होता है इसीलिए संजय जी, अलीगढ़ बहुत की कड़वा मुबीना होता है। खानम के खिलाफ संजय आप निषाद कार्रवाई का करते बयान हैं पे आप और भाग रहे मौर्य जी हैं, को ये हम बचाते देश हैं। देख रहा है। और इसीलिए संजय निषाद पे इसी कुछ नहीं मुस्लिम कहना चाहते, ये पर्सनल देश लॉ देख बोर्ड में रहा आपके है। जो बहुत चुने हुए कड़वा लोग सच बैठे है, हैं, बहुत कड़वा वही सच है, इस्लाम के बहुत खिलाफ कड़वा काम है, करते हैं, बहुत इस्लाम कड़वा में है, रहने बहुत वाली कड़वा है। महिलाओं के खिलाफ काम करते अरे हैं। बहुत कड़वा अगर है, आपको बहुत लगता है कड़वा है। इस्लाम अरे ठीक से महिलाओं काम की भी करे, बात कर रहे हैं इस्लाम आप। की आपने तो महिलाओं की बलात्कारियों को आगे छोड़ने बढ़ने का की काम बात किया है, हो, आप महिलाओं की उनको बात कर रहे सामाजिक रूप हो। से अरे सुरक्षा बलात्कारियों मिले, के साथ तो खड़े उनके रहने हित वाले की बात लोग, कीजिए, बलात्कारियों के अहित की आरोपियों बात को मत कीजिए। जेल से बाहर देश निकालने के वाले लोग संविधान, महिलाओं की रूल बात ऑफ कर रहे हो। लॉ, आप महिलाओं की इसकी बात कर बात रहे हो। करिए। उत्तर प्रदेश के मतलब थानों में आगे बलात्कार हो रहे हैं, आप देखो महिलाओं की बात कर रहे हो। आपके पास आप महिलाओं की अरे बात हाँ, कर रहे हो। अरे अरे आपके मुंह से बताओ महिलाओं की भैया। बात शोभा ही नहीं और देती है। की- आप तो बलात्कारियों को अरे मेरे छोड़ने भाई, वाले लोग हो, अरे आप बलात्कारियों को बताइए ना। बाहर निकालने ठीक है, वाले ठीक लोग है। हो। आप महिलाओं की ठीक बात है, करोगे, ठीक अरे है, महिलाओं की बकल बात जी, करोगे। संजय जी, ठीक है। अरे महिलाओं की बात करोगे। कौन आया? ठीक है, ज्ञान वापी का मुद्दा भी देखिए उठाया गया है। आज जो बैठक हुई इसमें ज्ञान वापी का मुद्दा भी उठाया गया और कहा गया कि पूजा स्थल की कानून की जो अनदेखी की गई है उस पर भी हम चर्चा चाहते हैं, उस पर भी कोई प्रस्ताव सरकार लाए। मतीन जी, आपसे सवाल। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे अभी संजय जी बैठे हैं, भाजपा के लोग हैं, चरपाड़ी जी हैं, ये जिस तरह से जब चरपाड़ी जी महाराज ये ले दे करके ये आ जाते हैं सिर्फ ग़ज़वा हिंद पे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पार्टी में अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो भी मीटिंग हुई है, अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ वहाँ रिकॉर्डिंग होगी, कोई एक शब्द ऐसा बता दे जो संविधान के ख़िलाफ़ हो, इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो, मुल्क की यकजहती के ख़िलाफ़ हो या कोई दूसरी चीज़ हो कि जिससे समाज को, किसी तबके को कोई दुश्वारी परेशानी जी, वही उसके पैरेलल ये ला करके सिर्फ वो जो धर्म संसदें की हैं जहाँ जेनोसाइड का काम करने की बात है, ये उससे पैरेलल करना चाहते हैं। ये बेसिक मानसिकता है। और ये बेसिक बात आप देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले की बहुत सी बूढ़ी औरतें हैं जिनको 300-500 रुपए पेंशन मिलती थी साबिका हुकूमत में, अब नहीं मिल रही है। कि उन महिलाओं के लिए क्या होगा? ये भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगी या वो लाखों लाख महिलाएं जिनको 300 रुपए महीना मिलता था, एक बड़ी आस थी ठीक है, वो नहीं मिल रही है, वो कब जारी करेंगे? आज ये ऐलान करवा दे संजय जी बैठे, इसका जवाब सरकार लेंगे। उनकी है कि हम वो वही करें एक रिएक्शन या आपका। नफरती फैलाते रहेंगे सिर्फ।
जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है 2014 के बाद से जो वातावरण बिगाड़ने का काम कर रही है, देश की जो सरकारें होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको, सारे समाज को, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, सबको विश्वास में रखे। और किस तरीके से 2014 के बाद से लगातार माहौल बिगाड़ने का काम किया है, तो उसको लेकर चिंतन बैठक हो रही है और उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि देश का संविधान सबको अधिकार की बात करता है, सबको अपनी आवाज़ उठाने की बात कर रहा है।
अगर किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी समाज के साथ अनदेखी हो रही है, उपेक्षा हो रही है, तो वो चर्चा बिल्कुल कर सकते हैं और उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, सबको विश्वास में लाने की जिम्मेदारी। ठीक है, जवाब दीजिए संजय चौधरी, उसके बाद मैं जाऊंगी चक्रपाणी महाराज जी के पास। संजय जी, मुस्लिम विधवाओं का जिक्र कर रहे थे, उस पर भी आपको जवाब देना होगा। मुस्लिम विधवा नहीं, कोई भी विधवा इस बार के विधानसभा के चुनाव के जीतने के बाद विधवाओं को जो 500 की पेंशन थी उसकी राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। तो मुझे लगता है संशोधन कर ले। बात नंबर 1, लेकिन वो बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मिल तो रहा नहीं है उनको। 27 के बाद मिलेगी, कब मिलेगी? मिल रही है, निश्चित रूप से मिल रही है। आप जाके पता कीजिए। अरे आपने कहा अरे वैसे ही दिवाली और होली पे जैसे गैस का सिलेंडर मिल रहा है वैसे ही पेंशन मिल रही है। अरे सबको वैसे ही मिल रही है ना संजय जी। अरे सुनो तो संजय जी वैसे ही मिल रही है ना। होली दिवाली पे जैसे गैस देने का वादा किया था वही है ना ये। अरे सुनो मेरे भैया, अरे सुन तो लो यार। आपकी तरह हम कब्रिस्तान और शमशान में अंतर नहीं करते हैं, समझे? कब्रिस्तान शमशान की बात ही तो आप करते हैं। अरे आप बात ही नहीं करते, आप चुनाव की बात आएगी तो कब्रिस्तान शमशान हम पाकिस्तान की बात करेंगे। अंतर करने वाले लोग चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योजना चलाते हैं तो सभी के लिए चलाते हैं। चक्रपाणी जी, एक सवाल यही है, देखिए ये सब कुछ जो देश में हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, ये बहस आपको तर्कसंगत लगती है या आपको लगता है कि 2024 के लिए यूं ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? चक्रपाणी महाराज जी, ठीक है। कौन सा मुद्दा जो ये लोग बैठक, देखिए एक तो मुस्लिम लोग बैठ करके किए थे, ये तो आप देखिए, मैं यही मतीन खान से कह रहा हूँ, मतीन खान जी कह रहे कि जी कोई किसी के खिलाफ कुछ हुआ तो बताइए। चक्रपाणी जी, उसमें कोई ऐसा शब्द या ऐसा कोई विवादित अंश तो निकल कर आया नहीं है जिसने धार्मिक को या सामाजिक समरसता को खराब करने का काम किया, और सिर्फ अपने मुद्दे ही तो उठाए जा रहे थे ना। देखिए मूल विषय तो यही है ना कि आखिर लव जिहादियों के खिलाफ क्यों नहीं ये प्रस्ताव पास करते हैं। सुनिए, देखिए बोलने देंगे नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ तो मतीन खान चिल्ला रहा है। देखिए मतीन खान जी, आप जब बैठक वहां पे हो रहा है, एक बार भी जो लव जिहादियों के खिलाफ ये प्रस्ताव क्यों नहीं पास कर रहे हैं? शब्द को लेकर बैठ गए, गजवाए ये गजवा हिंद की बात कर रहे हैं ना। सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, डिबेट में कर चुके हैं ना, इसी अरे सुनिए ना, सुनिए मतीन खान साहब मेरी बात बताइए। अरे बात सुन लीजिए मेरी, आप डिबेट जिहाद ना करिए, आप डिबेट जिहाद ना करिए, बोलने दीजिए भाई मेरे को। किस तरीके से वहाँ पे बयानबाजी आप होती है? देखिए डिबेट जिहाद मत करिए, मेरे को बोलने दीजिए, हमारा भी अधिकार है। आप देखिए कि मीटिंग में अब कि एक प्रस्ताव ये भी नहीं पास हुआ कि भाई जो लव जिहादी जो हमारे हिंदू बेटी बहनों का बर्बाद कर रहे हो गैर इस्लामिक है। एक बार भी आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं होता। जो कन्हैया कुमार को सरेआम हत्या कर दिए उनके खिलाफ मीटिंग में फतवा जारी नहीं हुआ था, निंदा प्रस्ताव नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो भाई? और एक बेटी जो है मुस्लिम बेटी गणेश जी की आरती कर दी तो फतवा जारी कर दिया इन्हीं लोगों ने। तो आप जरा बताओ, ये ऊपर से शांति का संदेश देते हैं, ऊपर से भाईचारा की बात करते हैं और चारे की तरह चबा जाते हैं, हिंदुओं को चारे की तरह चारा समझ के चबाते हैं। तो ये ऐसे कैसे कब तक चलेगा भाई? भाईचारा में तो दोनों तरफ से भाई होना चाहिए ना। क्या हम भाई भाई करते रहे, अब चारा समझ के चबाते रहो? ये तो बात ठीक बात नहीं है ना। भाईचारा में दोनों तरफ से भाई भाई होना चाहिए। भाईचारा बोलते हो और चारे की तरह हिंदुओं की चबाते हो। तो इसलिए मेरा मानना है मतीन खान जी कि आप देखो, हिंदुस्तान ने आपको सम्मान दिया, आपको अधिकार दिया, आपको सब कुछ दिया, और आप यहाँ के बहुत संख्यकों का शोषण कर रहे हो और विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। तो ये गलत बात है। आपकी जो भी मुस्लिम संस्थान है उसका एक कर्तव्य और धर्म होता है कि वो बहुसंख्यकों का सम्मान करना सिखाए, अपने वर्ग को जरूरी है कि सम्मान करना सिखाए। जो भी हमारी बहन बेटियों के सम्मान के साथ खेल रहे हैं उसकी निंदा करे, लेकिन आप उन राक्षसों की निंदा नहीं करोगे, उन जो शैतानों की निंदा नहीं करोगे जो हमारी हिंदू बहन बेटियों का सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और 50-50 टुकड़े कर रहे हैं, उसकी नहीं करोगे।
तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस हिंदुस्तान ने आपको सम्मान दिया, अधिकार दिया, वो कहाँ के थे? जिस हिंदुस्तान ने आपको सम्मान दिया, अधिकार दिया, ये जो आपके झूठे प्रोपेगेंडे ने वो जो उसको मुसलमान बना के पेश किया है, यही आपके ग़ज़वा-ए-हिंद में लिखा हुआ है, वही पढ़ के आप बोलते हैं। ग़ज़वा-ए-हिंद में वही लिखा हुआ है ना को देख लो, किसी का जो है नाम अगर मुशादाब है तो मुसलमान बना दो उसको, बेचारे रोटी के लिए मुसलमान बना के पेश कर दो। यही ग़ज़वा-ए-हिंद में लिखा है क्या आपने? अरे नफरत करना बंद करो, नफरत करना बंद करो, ये नफरत का बाजार बंद करो। चटपाड़ी महाराज ये सब ये गुंडई बंद करो, बिल्कुल ये इस तरह की हरकतें करना बंद करो। ये इसमें बहुत अराजकता है, उसको जो है दिलों को जोड़ने का काम करो, ये नफरत का काम खत्म करो। संजय चौधरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर देश में बहसें हुई हैं, बार बार बहस होती रहती है। बड़ी बात यह है कि ठीक है मतीन जी, ठीक है, आप ठीक है। देश में समान नागरिक संहिता जिस पर चाहता है देश डिबेट हो, और उसको लेकर लंबे समय से बयान दिए जा रहे हैं। 2017 से लेकर तमाम चुनावों में आपका मुद्दा रहा है ये, इस पर सर कब तक अमल किया जाएगा? देखिए, जिस बात की भारत के संविधान के अंदर उपस्थिति है, इक्वल सिविल कोड, ये हमारा इशू भारत के संविधान के अंदर रखा गया डॉक्टर अंबेडकर का इशू है। और अगर डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित भारत का संविधान या इक्वल सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, भारत की संविधान सभा अपने चर्चा में उसे स्वीकारती है, तो मुझे लगता है इस बात से भारत का नागरिक होने के नाते किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार तो मुझे लगता है और पार्टियों पर इस पर क्या श्वेता, देखिए श्वेता जी, मैं स्वाति जी माफी चाहता हूँ स्वाति जी। संजय जी, हम बार बार आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अगस्त 2018 में अपनी रिपोर्ट दी थी यूसीसी पे। क्या थी वो रिपोर्ट? पढ़ा है आपने? आपको पता है? और आपको पता नहीं इसलिए आपने एक लाइन पकड़ ली, संविधान में क्या लिखा है। अरे साहब पढ़िए तो आप, अरे आपकी सरकार की रिपोर्ट है, अपनी सरकार की रिपोर्ट पढ़ के आया कीजिए, क्या लिखा है? सुनिए, वो क्या लिखा है? स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। अरे स्टेट गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट है, वो मोदी अरे गवर्नमेंट साहब की रिपोर्ट नहीं डिबेट है। के बाद पढ़ लीजिएगा, डिबेट के बाद पढ़ लीजिएगा, वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। संजय जी जानकारी करके बैठा कीजिए, जानकारी ना हो कम से कम जानकारी कर लीजिएगा, इस डिबेट के बाद पढ़ लीजिएगा, इस डिबेट के बाद पढ़ लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ इस डिबेट के बाद पढ़ लीजिएगा, इस डिबेट के बाद पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़िए तो इस डिबेट के बाद पढ़ लीजिए। अरे पढ़ के आया कीजिए, अरे पढ़ के आया कीजिए। राज की नहीं, वो केंद्र सरकार की कमेटी थी। अरे नहीं पढ़ाया आपने इस डिबेट के। अरे अरे फोन है आपके पास संजय जी, फोन है, गूगल कर लीजिए। अरे गूगल कर लीजिए साहब। अरे नहीं सुना, नहीं पढ़िए तो गूगल कर लीजिए, अभी समय है। बताने की कोशिश कर रहे हैं उस कमेटी ने आपकी यूसीसी की जो सिफारिश थी उसको अस्वीकार कर दिया था। अब आप फिर से उस कमेटी को बना दीजिए और कमेटी फिर से ले आएगी। जब मसौदा आएगा तो समाजवादी पार्टी उस पर चर्चा कर लेगी। लेकिन अभी जो कमेटी आपने बनाई थी वो कमेटी ही कह रही है कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, और आप कह रहे नहीं बहुत आवश्यकता है। तो भैया अपनी ही सरकार की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मेरा कहना है वो रिपोर्ट थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें अध्यक्ष थे। सुन तो लीजिए, रिटायर्ड जज उसमें अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है, उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ उस रिपोर्ट को पढ़ के बैठिए और अपनी डिबेट में आइए, तो कम से कम अपनी सरकार के किए कामों को जरूर पढ़ लीजिए। उस रिपोर्ट में क्या है वो जरूर पढ़ लीजिए। नहीं जानकारी है तो गूगल कर लीजिए साहब, गूगल कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। गूगल कर लीजिए। जो संविधान ने स्वीकार किया है इक्वल सिविल कोड, उसे हम स्वीकार करते हैं। ठीक है हमाम जी। जी, संजय चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूं, उनको पाकिस्तान के विषय पे तो जानकारी है, लेकिन उनको संविधान की जानकारी कम है। जिस संविधान की ये दुहाई दे रहे हैं आर्टिकल 44, उसमें हमारे जो संविधान के निर्माता थे, जो हमारे संविधान की मूल भावना है वो क्या है?
कि कोई भी, हम मानते हैं कि हमारे संविधान में सभी के अधिकार, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान, सबके अधिकार की बात करता है। और जब संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे जो कस्टम्स थे, हमारे रस्म रिवाज थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के, हिंदुस्तान के अलग अलग जाति को, उनके धर्मों के, उसको सबको समायोजित किया गया है। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है सबकी बात करता है, सबके बराबरी की बात करता है। जो आर्टिकल 44 कह रहा है उसका मकसद ये है कि जब हम कॉमन सिविल कोड बनाएंगे तो सबके अधिकारों की रक्षा के साथ ठीक है, बनाएंगे। बाबा साहब ने तो सबके संविधान बना सम्मान दिया, के साथ अमल करने की बनाएंगे। बात करी, लेकिन यहाँ पर पार्टियां कितना अमल करती है, पार्टी के नेता कितना अमल करते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है देखना, और देश में कितना अमल करते हैं यहाँ के लोग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में इतना।